हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में जो हम एड्रेस करेंगे वो एनसीएफ 2005 क्या है और इसका क्या इम्पोर्टेंस है। अगर आप ट्रेनी हैं या फिर आप टीचर हैं तो फिर आपके लिए इसका क्या इम्पोर्टेंस है, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ कि जब हमने मैंने जब एक साल पहले बीएड ज्वाइन करा था तो जो हमारे टीचर्स जो हमें पढ़ाते थे वो जब भी कोई एग्जाम्पल देते थे तो वो एनसीएफ 2005 का रेफरेंस लेके चलते थे कि एनसीएफ 2005 में ऐसा कहा गया है, या कोई भी हमारा सब्जेक्ट होता था तो उसमें एनसीएफ 2005 का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल था। लेकिन उस समय एनसीएफ 2005 हमने फर्स्ट टाइम सुना था। मैंने लेट मी बी ऑनेस्ट विद यू, सच में मैंने पहली बार सुना था एनसीएफ 2005 के बारे में, जबकि हम स्कूल में पढ़ते रहते हैं एनसीईआरटी की बुक्स वगैरह, लेकिन इसके बारे में कभी हमें पता नहीं था। तो एनसीएफ 2005 को हम अगर एक्सप्लेन करें तो एनसीएफ 2005 मतलब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 एक डॉक्यूमेंट होता है जो एनसीईआरटी पब्लिश करती है। मैं आपको इसमें बड़ी बड़ी टर्म्स नहीं समझाने वाली, मैं इसको आसान भाषा में आपको समझाऊंगी आज। तो एनसीएफ 2005 क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो पहले मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर हम एग्ज़ाम के पर्पज़ से देखें, सीटेट के पर्पज़ से देखें, हम सबको देना है, तो उस पर्पज़ से कितना इम्पॉर्टेंट है उसे जानने से पहले, वो मैं एंड ऑफ द वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगी। इम्पॉर्टेंट नहीं कह सकते, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले आपको, अगर आप टीचर बनने वाले हो तो आपको एनसीएफ 2005 के बारे में पता होना मतलब एक बेस क्रिएट करता है आपके लिए। तो आपको, अगर आप टीचर बनने वाले हो और अगर आप ट्रेनी हो, वुड बी टीचर्स बनने वाले हो, तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। आपके दिमाग में ये नहीं रहना चाहिए कि ये सिर्फ एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, नहीं, आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो वो भी मैं इस वीडियो में क्लियर करूँगी। और एक और बात, अगर आपको अभी तक फिर भी नहीं समझ में आई है इसकी इम्पोर्टेंस, तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि अगर किसी को कोई कानून बनाना है, अगर लॉ बनाना है, कोई लॉ मेकर है, तो वो कहाँ से रेफरेंस लेगा? लॉ मेकर अगर कोई लॉ बना रहा है तो वो कहाँ से रेफरेंस लेगा कि वो लॉ जो बनाना चाहता है वो कानून बन भी सकता है कि नहीं बन सकता। फॉर एग्जाम्पल ले लें हम ये चीज़, तो मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन से, ऑफकोर्स जो कॉन्स्टिट्यूशन का डॉक्यूमेंट है जो है, वहाँ से वो जाके रेफरेंस लेगा। हालांकि हमें पता है कि बहुत सारी बुक्स मार्केट में होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ही एक्सप्लेन करती है, पर जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन से रेफरेंस लेगा, राइट। तो ऐसे ही जो एनसीएफ 2005 है वो भी एक डॉक्यूमेंट की तरह ही है जो आपको ये बताता है कि आपका रोल क्या है। आप जब स्कूल में जाओगे, स्कूल के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसको समझने में हेल्प करता है। अभी सिर्फ मैं वैसे समझा रही हूँ आपको, एग्जाम्पल के थ्रू एक बेस बना रही हूँ आपका। तो अगर अब बात करते हैं हम सब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मैं देखूँ सीटेट कितना इम्पॉर्टेंट है, तो उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे आगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्कूल वगैरह में जो हमारी एजुकेशन दी जाती है बच्चों को, वो फॉर्मल एजुकेशन का एक पार्ट होता है। फॉर्मल एजुकेशन में ये जो 5 आपको दिख रहे हैं, ये 5 कंपोनेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें सेंटर में हमारा लर्नर होता है। आप टीचर बनेंगे तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आप जो टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस करवा रहे हैं, जो आपका लर्नर होगा उसका नेचर कैसा है, मतलब बच्चा किस तरह से सोचता है, उसकी साइकोलॉजी क्या है, और बच्चे का नेचर कैसा होता है, डेवलपमेंट किस तरह से होता है बच्चे का, क्या क्या उसमें चेंजेस आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। सेकंड, हम जो बच्चे को मतलब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस करवाने के लिए जो टीचिंग मेथड्स यूज़ करते हैं वो हमें कौन से यूज़ करने चाहिए। हमें डिस्कशन मेथड यूज़ करना चाहिए, लेक्चर मेथड यूज़ करना चाहिए, या एक्टिविटी मेथड यूज़ करना चाहिए, वो चीज़ हमें पता होनी चाहिए। थर्ड हमारा आ गया इन्वायरमेंट, मतलब स्कूल का जो इन्वायरमेंट है, जो क्लासरूम का इन्वायरमेंट है, वो हमें कैसा क्रिएट करना है कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो वो इजी बन सके और बच्चा जिस काम के लिए स्कूल में आया है, जो उसका ओवरऑल डेवलपमेंट हम करना चाहते हैं, वो पॉसिबल हो सके, है ना। और करिकुलम है, करिकुलम मतलब कि अगर मान लो कि मेरे को बच्चे को पढ़ाना है तो मैं वो उसको किस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाऊँगी, क्या चीज़ मुझे पढ़ानी चाहिए। अब इंडिया में रह के मैं अमेरिका की वर्ल्ड हिस्ट्री तो उसको बताऊँगी नहीं बच्चे को, पहले मैं उसको क्या बताऊँगी, इंडिया के बारे में बताऊँगी उसको। ये फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं। तो हमें बच्चे को किस
कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाना है, या हमें कौन कौन सी पढ़ाई के अलावा कौन कौन सी एक्टिविटीज़, को करिकुलर एक्टिविटीज़ इंक्लूड करनी चाहिए बच्चे की एज के अकॉर्डिंग या फिर बच्चे के अकॉर्डिंग, तो वो हमें सारा डिसाइड करिकुलम से हमें पता चलता है। तो ये जो कंपोनेंट्स है, टीचर का रोल, टीचिंग मेथड्स, चाइल्ड, और ये इन्वायरमेंट स्कूल का, और जो करिकुलम, तो ये सारे कैसा होना चाहिए या फिर ये चीज़ें किस तरह से हमको समझनी है, तो ये सारी बातें किस डॉक्यूमेंट में लिखी हैं, ये एनसीईआरटी ने जो पब्लिश करता है हर मतलब कि टाइम टू टाइम, जो उसका लास्ट हम कह सकते हैं एनसीएफ 2005 डॉक्यूमेंट, तो उसमें सारी बातें उसने क्लियर कर रखी हैं। तो एज अ टीचर आपको नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर फ्रॉम सीटेड पॉइंट ऑफ व्यू, बट ऐसे भी आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट, अब आपके जो आप लोग ज़्यादा कंसर्न रहते हैं या फिर बहुत सारे लोग रहते हैं, हम लोग भी रहते हैं, तो सीटेड पॉइंट ऑफ व्यू से ये एनसीएफ कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कह सकते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो भी हम देख लेते हैं। तो हमें पता है कि सीटेड में जो होते हैं 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। सबसे पहला है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस के बच्चों के लिए। और जो इनके जो क्वेश्चंस और मार्क्स हैं वो भी इक्वल होते हैं लगभग। मैथ्स और साइंस में मैथ्स और साइंस मतलब 30 क्वेश्चन मैथ्स के, 30 साइंस के, तो टोटल 60 हो गए। और जो सोशल साइंस के बच्चे हैं उनके लिए 60 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, 150 क्वेश्चंस, ये चीज़ हमें पता है पहले से, ठीक है। अब एनसीएफ 2005 का क्या रोल है वो देखते हैं। अब हमें पता है कि जो सीडीपी है मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का मतलब पहले आप समझ लीजिए। पेडागोजी का मतलब होता है साइंस ऑफ टीचिंग, मतलब जो हमें पूरी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस करवानी है, जो भी मेथड हम यूज़ करेंगे, जो भी इन्वायरमेंट हम क्रिएट करेंगे, बच्चे को जान के हम अपनी टीचिंग मेथड यूज़ करेंगे, और जो भी करिकुलम होगा, तो वो सारी जो बातें होती हैं उसका मतलब होता है टीचिंग ऑफ साइंस। वही हमें पता होनी चाहिए, उसी को हम शिक्षण शास्त्र कहते हैं हिंदी में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो सीडीपी के जो 10 to 15 क्वेश्चन, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने देखे होंगे, अगर नहीं देखे तो मैं आपको बता देती हूँ। जो 10 to 15 क्वेश्चंस हैं वो पेडागोजी से रिलेटेड होते हैं सीडीपी में। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में 15 क्वेश्चन फिक्स्ड होते हैं कि पेडागोजी से आएंगे। मैथ्स और साइंस में 10 क्वेश्चन मतलब टोटल 20 क्वेश्चन, और सोशल साइंस के बच्चों के लिए भी 20 क्वेश्चन पेडागोजी के होते हैं। तो टोटल अगर आप करें तो आपके 60 to 65 क्वेश्चन जो है मिनिमम, वो आपके क्या होते हैं, पेडागोजी के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, पेडागोजी के क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट, अब 150 में से 60 to 65 क्वेश्चन अगर पेडागोजी के हैं, मतलब 40 to 45% अगर आप पेडागोजी के क्वेश्चंस हैं, और मैंने आपको बता ही दिया कि सारे कंपोनेंट्स के बारे में जानना। अगर आपने सारे कंपोनेंट्स के बारे में जानना है, तो अगर आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो पढ़ेंगे, जो भी बीएड में अगर हम ट्रेनिंग करते हैं, या डाइट वाले बच्चे जो भी हैं, वो जितनी भी बुक्स बनी होती है उसमें एनसीएफ 2005 का ही रेफरेंस होता है। आप कभी भी देख लीजिए, पेडागोजी की जो बुक्स होंगी एनसीएफ 2005 का रेफरेंस जरूर उसमें दिया होगा। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पढ़ना हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम एनसीएफ 2005 को समझ गए, अगर हमारी वही चीज़ क्लियर है, तो हमें इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा, हमारे को सारी चीज़ें एक जगह मिल जाएंगी। पहली बात तो ये इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी बात ये कि जब आपको किसी चीज़ का इम्पोर्टेंस पता चल जाता है, तो आप चाह कर भी उस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते। आई होप कि आपको एनसीएफ 2005 का इम्पोर्टेंस पता चल गया होगा। अगर आपने एनसीएफ 2005 को समझ लिया, तो आपको नहीं लगता कि आपके 60 to 65 जो क्वेश्चंस हैं, अगर आपने अंडरलाइन प्रिंसिपल को ही समझ लिया, तो वो सारे क्वेश्चंस आई होप कि आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। और जो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वो एनसीएफ 2000। पहले मैं एक छोटा सा वीडियो टीचर और फैसिलिटेटर, मतलब जो टीचर का रोल है फैसिलिटेटर का, उसके ऊपर भी छोटी सी वीडियो डाल दूँगी, तो आप उसको भी ज़रूर देख लीजिए। आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि हर चीज़ एग्जामिनेशन के लिए ही नहीं पढ़ते हम, कुछ चीज़ समझने के लिए भी पढ़ी जाती हैं। तो इसलिए आप वो वीडियो भी, छोटा सा वीडियो होगा, आप उसको भी ज़रूर देखें, वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके प्रोफेशन के लिए। और फिर उसके बाद फिर हम एनसीएफ 2005 मतलब एनसीएफ 2005 की सीरीज़ स्टार्ट कर देंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और लाइक एंड शेयर इट्स ओके, बट इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें जो अपकमिंग वीडियोस होंगी उसके लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। चलिए, तब तक के लिए लेट्स फैसिलिटेट ईच अदर इन द लर्निंग प्रोसेस। नमस्ते।